नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। सीज फायर का दौर है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर और उसके बाद लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर अनाउंस हुआ है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस यह भी किया है कि अगर कोई डील होती है ईरान के साथ तो वह पाकिस्तान इस्लामाबाद जाने को तैयार हो सकते हैं। अगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तमाम डेवलपमेंट हैं इसमें लेबनान इस समय बहुत क्रूशियल है सारी डिबेट डिस्कशन में। और इस तमाम सवालों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीर हैं। प्रवीर, 28 फरवरी से जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ा था ईरान के ऊपर, और उधर अमेरिका ने अनाउंस किया कि 10 दिन का सीज फायर हुआ है। लेबनान की सरकार, मैं बार बार दर्शकों को कह रही हूँ लेबनान की सरकार, क्योंकि इसमें हिजबुल्ला नहीं शामिल है जो बेसिक फाइट में उतरे हुए हैं लेबनान में। लेकिन यह स्टेटमेंट आते हैं हमारे सामने। यहाँ पर लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। नहीं, देखिए, सीज फायर आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था लेबनान पे लागू नहीं है जी। पहले इजराइल ने कहा लेबनान पे लागू नहीं है, ट्रंप ने भी कहा लेबनान पे लागू नहीं है जी। और ये भी है उसके साथ साथ कि उस दिन, उस रात को 10 मिनट का जो भयावह कह सकते हैं हमला हुआ लेबनान, ख़ास तौर से बेरूत में। अब बेरूत में उस दिन मेरे ख्याल से 100 से अधिक स्ट्राइक 10 मिनट के भीतर किए और इजराइल ने। उसमें करीब 250 से 300 लोग मरे जी। सबसे ज़्यादा लोग उसी रात को मरे। तो ये जो खबरें हैं इसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि तब ईरान ने कहा कि अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे लेबनान को तो जंग जारी रहेगा। तब जाके तो आपका ये पॉइंट है कि यह जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है दुनिया को, जिसको ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ, ट्रंप ने इनकार ही कर दिया था कि इस पे लागू नहीं है। तो ये दरअसल ईरान का जो प्रेशर है उसकी वजह से यह सीज फायर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कोई भी जो सीरियस कमेंटेटर है इससे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जंग जब लेबनान के ऊपर जारी था तो ट्रंप ने भी कहा था इंक्लूड नहीं है सीज फायर में, और इन्होंने भी कहा था, इजराइल ने, इंक्लूड नहीं है इसीलिए हम मार रहे हैं। हम तो, हमारा तो लिटनी रिवर तक साफ करने का इरादा है, तो वो हम आएंगे उस पे तस्वीर पे बाद में। पर ये तो उनका कहना था। और जो कहा कि बेरूत पे, लिटनी नदी जहाँ जंग हो रही थी वहाँ नहीं, बेरूत पे जो उनकी कैपिटल है और उस पे जो मरे हैं थोड़ी ऐसे हैं कि हिजबुल्ला वहाँ बैठे हुए हैं। तो निर्मम बर्बरता का जो उन्होंने प्रकट किया, तब ईरान ने कहा कि अगर आप समझते हो कि इसके बाहर है लेबनान तो हमारा जंग जारी रहेगा और हरमुज की स्ट्रेट्स से खाड़ी जो है नहीं खुलेगा। तो ये जो है, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि कहाँ कहाँ पर हम मार सकते हैं, हमारी भी मिसाइल सभी भी है, जानते हो आप। तो तब जाके वो सेटलमेंट हुआ। तो क्रेडिट गोज टू ईरान, नॉट टू द ट्रंप एंड नॉट टू द लेबनान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हिजबुल्ला को भी साइड कर रखा है। हाँ, हिजबुल्ला इसके में शामिल नहीं था। ये बहुत पुरानी बात है कि वहाँ पर लेबनान में ये सरकार के साथ बात करते हैं, हिजबुल्ला जो कि एक्चुअल रेजिस्टेंस में है उनके साथ बात नहीं करते। तो पुरानी बात है, वो और कभी करेंगे उसके जिक्र। फिलहाल ये जो नक्शा है, इस नक्शे से बहुत कुछ समझ सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि इस पे चर्चा प्रवीर बहुत कम है कि लेबनान में और लेबनान को लेकर जो डर्टी डिज़ाइन है इजराइल की, वह किस तरह से उन्होंने ईरान पर हमला बोलते ही लेबनान पर हमला बोला। और ये जितने रेड स्पॉट्स हैं और यहाँ पर इजराइल है, उससे ये समझ आता है कि ये जो पूरा इलाका उन्होंने अपने कब्जे में लेने का, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यह नदी लेबनान और इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निगाहें यहीं पर डटी हुई हैं उसकी। देखिए, एक तरफ तो सीरिया है, उसकी जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, पर वहाँ पर भी लड़ाई है। और सीरिया का भी कुछ जगह, जोलान हाइट्स जो है, वो इजराइल ने कब्जा कर रखा है, ये सीरिया का अंश है। यहाँ पर जो लड़ाई है लिटनी नदी के बारे में जो आप कह रहे हैं, जो ऊपर जाते हैं इसके बाद, ये इलाका जो है इस वक्त लड़ाई में इसीलिए है कि यहाँ पर हिजबुल्ला, इस पूरे इलाके में हिजबुल्ला मजबूत है। यहाँ पर
आप जानते हैं लेबनान को जिसको कन्फेशनल स्टेट करते, शिया है करीब 1/3, सुन्नी है करीब 1/3, क्रिश्चियंस है 1/3 ईसाई है। तो इसमें इस इलाके में काफ़ी शिया है और हिजबुल्लाह की पुरानी इसमें जड़ है। पहले भी एक बार इजराइल ने लिटनी नदी तक कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कब्जा कर लिया था और जंग चला, हिजबुल्लाह जंग चलाते रहा, इजराइल को पीछे हटना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर महत्व हिजबुल्लाह का इसीलिए है कि ये जंग हिजबुल्लाह ने करीब करीब अकेला चलाया था, जिसमें लेबनान की सरकार कोई साथ नहीं दिया था और एक हिसाब से वो इजराइल के सामने हथियार गिर दिया था, क्योंकि उनके सांठगांठ जो है अमेरिका के साथ भी है। पार्टियां जो है उनकी कुछ पार्टियों की सांठगांठ उसके साथ भी है। तो हिजबुल्लाह ने इस इलाके के तब मुक्त किया था, पहले अमाल था वो भी, और कम्युनिस्ट वहाँ पर भी है। तो कम्युनिस्टों की और हिजबुल्लाह की यहाँ पर अलायंस रहा उस जंग में, और वो जंग अब उस अलायंस अभी भी बरकरार है, जिसमें इन्होंने इजराइल के साथ लड़ाई करके इजराइल को बाध्य किया था, फोर्स किया था यहाँ को वेकेट करके चले जाए। तो हिजबुल्लाह के ऊपर निशाना इस वजह से उनका है, और इस इलाके को पूरी तरह से कब्जा करना ताकि इजराइल के बॉर्डर बढ़ता रहे। ग्रेटर इजराइल का जो एक डर्टी गेम इजराइल का है, जिसे नेतन्याहू खुलकर ही बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपने जो बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है कि सबके बावजूद उन्होंने यहाँ पर हमला सबसे ज्यादा, और इसके बारे में कि उसे गाजा जैसा बनाना इजराइल चाहता था, जिसका बहुत तगड़ा विरोध इंटरनेशनली हुआ। देखिए, ये गाजा तो इस इलाके को बनाना चाहता सही माने में। यहाँ पर बेरूत का तो कोई गाजा बनाएगा नहीं, शहर है तो शहर को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर बहुत सारी चीज़ है, और जिससे उनके जो कहेंगे सहमति देने वाले लोग हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम्स बैठा हुआ है। बेरूत बहुत पुराना जगह है, तो उसको अमेरिका और उनके जो पिछलग्गू लोग हैं वो भी इसमें उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। तो वो था एक तरह से कि आपको ये कहते ना पूरा ईरानी लेबनीज पॉपुलेशन को आप माथे पर बंदूक रख के कहा जो हम कह रहे हैं वही करो। तो वो तो कोशिश था, और उनका ये कोशिश था कि इनकी दबाव पे आ जाए दूसरे लोग तो हिजबुल्लाह को साथ छोड़ दे, जो कुछ हद तक बहुत दिन से चल रहा है बात। पर हिजबुल्लाह की ताकत अभी भी जितना है लेबनान के अंदर ये कर नहीं पाए, और वही रेजिस्टेंस उनके लिए भारी पड़ा कि उनको अल्टीमेटली सीज फायर करना पड़ा। यहाँ पर आप जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रवीर, उससे एक एंगल और जुड़ता है कि जब बेरूत पर हमला होता है और 100 से अधिक 10 मिनट के अंदर करते हैं, आप देखिए कि पूरे के पूरे जो यूरोप के देश हैं वह भी ये बोलने लगते हैं कि आप इसमें लेबनान को इंक्लूड कीजिए। अच्छा, ये और एक चीज़ देखने के है कि ये जो ब्लू लाइन है ना, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की सीज फायर ऑब्जर्व करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनके भी ऊपर अटैक्स हुए हैं इस दौरान जी। और उस जो यूनाइटेड नेशंस में लोग रहते हैं यहाँ पर, तो भारतीय लोग भी शामिल हैं। हाँ। तो एक बहुत पुराना यहाँ पर लड़ाई चल रहा है, जो जब भी कोई जंग होता है तो फिर उसमें क्या कहते हैं घृताहुति पड़ता है, तो फिर फैल जाता है। और पत्रकारों को भी टारगेटेड किलिंग यहाँ पत्रकारों की भी इजराइल ने की, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। और ये एक कम से कम इससे यह पता चलता है कि लेबनान में भी इजराइल ने जो मारा है वह ईरान में जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं उससे कम नहीं है प्रबीर। हाँ, उसमें हम बाद में जाएंगे। यहाँ दिखा रहे हैं कि 2 नवंबर 2024 में वहाँ पर जो लड़ाई हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, और इस बार जो है अब देखेंगे फिर उस शिखर जो है उस तक नहीं पहुँचा, पर काफ़ी हद तक यहाँ पर पहुँचा है। तो ये जो है तो अरे कम दिन पे हुआ था, वो तो काफ़ी दिनों में जंग था, तो टाइम पीरियड बहुत कम है, इसमें इतने लोगों को मारा है। और इसका अगर आगे जाएंगे तो इसकी भी लाइव ट्रैकर जो है हमारी नहीं है, ये अल जज़ीरा का है। तो उसमें दिखाया है कहाँ कहाँ कितने लोगों इस बार मरे हैं। तो उसमें देखेंगे लेबनान, देखेंगे 2000 से अधिक लोग लेबनान में मरे हैं और 7000 से अधिक घायल हैं।
और यहाँ पर ईरान में जी काफ़ी ज़्यादा दिन, काफ़ी बड़े इलाके, जी इस पे बमबारी हुआ, मरे 2000 जी, पर यहाँ घायल पर 26,000 घायल से काफ़ी अधिक। ज़्यादा घायल हुए हैं, क्योंकि ईरान में मालूम था जंग होगा, तो उन्होंने तैयारी की थी कि लोग अंडरग्राउंड जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और शहरी इलाका जो है, जैसे बेरूत में किया, उस तरह से बड़े पैमाने पे तेहरान पे हुआ, पर तेहरान के लोग तैयार थे। बेरूत के लोगों को ये अंदेशा नहीं था इस तरह उन पर हमला हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा लितनी रिवर के नीचे की अंश जो है साउथ में, वहाँ पर लड़ाई होती है। बेरूत पे कुछ जगहों पर बमबारी हुई है, वो कहते थे कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनकी दफ्तर है, इसीलिए मार रहे हैं। बट यहाँ तो इनडिस्क्रिमिनेट बड़े पैमाने पर बमबारी हुई है, ये किसी को अंदेशा नहीं था कि ये होने वाला है। पर देखेंगे कि 10 मिनट में इतने लोगों को मारा है कि पूरे जंग में जितने हैं, यहाँ तो कम से कम उसी दिन 1000 से ज़्यादा मरे। जी, 1000 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि बराबर मृत हुए मरे हैं लोग, जबकि घायल ईरान में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन लड़ाई रहा। जी, तो यहाँ पर एक और जो दूसरा बड़ा पेच है सारे डिस्कशन का, जिसे लेकर बहुत ज़बरदस्त मीम्स हैं और बहुत भद पिटी है ट्रंप की, कि सारा युद्ध उन्होंने कहा कि हार्मुज खाड़ी खोलो, हार्मुज खाड़ी खोलो, अपशब्द इस्तेमाल, हाँ, और मतलब गालियां दी, क्रेजी बास्टर्ड तक कहा, सारा कहा, जो कि लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जब पगलाया, बौराया, हार गया, सब कुछ हुआ, तो उसने कहा मैं बंद करूंगा हार्मुज खाड़ी। तो ये जो एक यू टर्न है, और ये जो खबरें हैं कि उन्होंने 13 शिप्स वापस भेज दिए, ये ट्रंप की साइकी जो है, वॉर साइकी का अजीबोगरीब पहलू है। प्रबीर, देखिए, ट्रंप का क्या कहेंगे, संतुलन क्या है नहीं है, उस पर हम विचार नहीं करते, कि हम साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, ना कोई भी नहीं कर पा रहा है, साइकेट्रिस्ट है नहीं। बट सवाल है कि उनके पास ट्रंप कार्ड जो कहेंगे बहुत कम है, क्योंकि उनका ये था कि बमबारी करके आत्मसमर्पण करेगा ईरान तो हम अपने लोगों को बैठाएंगे। उसके लिए वो तैयारी की हुई थी, उनको बंदूकें भी दी थी, उसके टर्मिनल्स दिए थे, जो इनके स्टारलिंक के टर्मिनल भी इनको दिए हुए थे। उन्होंने कहा ये सब, और बंदूक जो दी है ट्रंप साहब खुद ने कहा। लेकिन बड़ा मजेदार है कि सब कुछ खुद ही बोला, मतलब कहीं और सोर्सेज की भी जरूरत नहीं। उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, हमने हटाने के लिए कुर्दों को बंदूकें दी, पता नहीं कहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। और ये भी कहा कि हमने पहले उसके इकोनॉमी को भी ध्वस्त किया, कि इनकी जो क्या कहते हैं करेंसी है उसको एकदम बैठा दिया था, जिसके वजह से असंतोष वहाँ हुआ, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। तो ये सब कहने के बाद उनका था कि हॉर्मुज की खाड़ी को खोलो, डिमांड। और इसके बाद कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया। तो अब ट्रंप साहब जो है वो क्या करना चाहते हैं, थोड़े बूढ़े तो हो ही गए, मेरे उम्र के ही हैं करीब करीब, तो क्या सठिया गए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को। जब शुरुआत जंग था कि हॉर्मुज की खाड़ी को दे, पहले तो रजीम चेंज करना है। जब नहीं हुआ था तब था कि हॉर्मुज की खाड़ी को खोलो, क्योंकि ईरान ने बंद कर दिया था। अब जो है कहा कि हम भी बंद करेंगे, तो ईरान की जरूरत नहीं पड़ी, हम भी बंद करेंगे। मतलब है कि चीन का तेल ना जाए, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा तेल का हिस्सा वेनेजुएला से भी आता था और ईरान से भी आता था, क्योंकि चीन के पास तेल है नहीं। रूस के अलावा इस वक्त उनके पास तेल पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने ये ट्रंप साहब का लगता है नक ये है कि बंदूक जो है इस वक्त चीन पे दागे हुए हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी का तेल बंद कर देंगे तो चीन के पास तेल नहीं पहुंचेगा, उनकी मुश्किल होगी। और दुनिया में अगर तेल का दाम बढ़ेगा, बहुत सारे मुल्क इसमें अफेक्टेड होंगे, हम भी हैं, भारत हो ही रहा है। हमारा देख ही सकता है कि हमारा जो रुपया करेंसी वो नीचे जा रहा है। तो ये पलटेगा। हमारे जैसे मुल्क, अफ्रीका के काफ़ी मुल्क है, साउथ ईस्ट एशिया है, चीन है, ये सब इम्पोर्टेड तेल पे टिके हुए हैं, डिपेंडेंट है। अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो अब किसका फ़ायदा? अमेरिका का फ़ायदा है, लोग वहाँ से तेल लेंगे। यहाँ पर वेस्ट एशिया का तेल नहीं पहुँचेगा मार्केट में, किसका फ़ायदा है?
अमेरिका का फायदा है, जी। रूस का भी फायदा है, ठीक है ना। और रूस को तो यूरोप से अलग कर दिया। अब ये भी कह रहे हैं कि कोई भी सैंक्शंस तोड़ेगा तो हम उस पर, उसके जो आमदनी अमेरिका में होता है उस पर हम ज़्यादा शुल्क लगाएंगे। तो थ्रेट्स वगैरह जो है, लगता है कि अमेरिका तेल के ऊपर इस वक्त अपना राजनीति टिकाया हुआ है, जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है हार्मोस को जो रोकने का है। इस बीच भारत के लिए जो चिंता का सवाल था, जिसको लेकर यहाँ का मीडिया बहुत परेशान था, कि पाकिस्तान जो है सेंटर में आ गया। भारत को नहीं पूछा ओल्ड फ्रेंड ने, लेकिन पाकिस्तान को पूछा। और जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय ये तस्वीरें भी खूब चल रही हैं कि किस तरह से मुनीर ईरान पहुंचे हैं। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं अगर डील होगी तो, और यहाँ पर मुनीर पहुंचे हैं ईरान वार्ता करने के लिए, डील करने के लिए। तो ये जो तस्वीर है, यह तस्वीर भी अपने आप में दूसरे ढंग की कहानी जियोपॉलिटिक्स की और भारत और हमारे पड़ोसी देश के बारे में कह रही है। देखिए, एक बात तो साफ है कि जंग का एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जो इजराइल में जाकर कहा कि फादरलैंड है, हम मदरलैंड है, ये कह के जंग का 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, हाँ। तो उसमें जो एक क्या कहते, आपकी डिप्लोमेटिक तौर पे आप आइसोलेट कर लिए अपने आप को, क्योंकि बात किसी को करना अमेरिका से करेगा, आपके साथ क्यों करेगा, इजराइल से करेगा, आपके साथ क्यों करेगा। तो आपने एक प्लेयर के रूप में अपने आप को निकाल दिया। अब देखिए पाकिस्तान का, उसका भी अभी भी सामरिक चुक्ति जो है, पैक्ट अमेरिका के साथ, ठीक है ना, पर ईरान से अपना संबंध तोड़ा नहीं है। लेकिन ये अजीब बात है कि जयशंकर जी ने कहा कि वो दलाल देश है, हम तो दलाल नहीं है, लेकिन डील वो मोदी जी के ओल्ड और न्यू फ्रेंड से भी उसी तरह से कर रहा है। मैं शब्दों में नहीं आ रहा हूँ इस वक्त, कौन दलाल है कौन दोस्त है, तो नजरिए की बात है, ठीक है ना। हाँ। किस तरह से आप देखते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहली बार इस तरह से पहुंचा, जो कि एक ज़माने में हमारा जगह हुआ करता था। कोरियन वॉर से लेकर इंडिया हर जगह पे जाके बीच बिचाव करता था, क्योंकि हमको सब इंडिपेंडेंट समझते थे। पर हमने तस्वीर काफ़ी बिगाड़ लिया। अमेरिका से संबंध जिस तरह से बनाया, पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट वगैरह किया, इसके बाद इजराइल के साथ हमने जिस तरह से जाके गले मिले। मैंने कहा कि जंग के 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, बताया नहीं कि जंग हो सकता, अभी मत करिए इसको। तो हमने अपना डिप्लोमेटिक लिवरेज जिसे कहते हैं, जो हमारी बढ़त थी, वो हमने खुद ही खो दिया। और खाली जगह तो वैक्यूम तो होता नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब ईरान के साथ बात कौन करेगा, क्योंकि साफ बात है कि ट्रंप साहब का बहुत तगड़ा ज़रूरत था कि जंग को जल्दी बंद किया जाए। और उस वक्त भी बचाव करने वाले उनको मुनीर मिले, पाकिस्तान मिले, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है। वेस्ट एशिया में उनका पहुंच तो अभी तक गल्फ स्टेट्स के ज़रिए था जी। पर ये इसीलिए हो पाया कि उनको ईरान ने सोचा कि एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है इस इशू पे, इजराइल के साथ नहीं है जी। और इसलिए इसमें जो भारत को नुकसान है उसका एक ये नक्शा है जिसपे बहुत कम चर्चा है। बहुत इम्पोर्टेंट ये नक्शा है, क्योंकि भारत ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हमारी जो ईरान से डील होनी थी, तेल को लेकर डील होनी थी, अमेरिका के दबाव में हमने उसे चेंज किया, वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अगर आप दर्शकों को बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम यहाँ पर उसकी तस्वीर नहीं है, ईरान के साथ चबहार पोर्ट हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे और उस चबहार पोर्ट से इंडिया की पोर्टों की लिंक होती थी। तो प्लान था वेस्ट एशिया में एक चैनल ये होगा। दूसरा चैनल जो आईमैक करके है, ये अमेरिका इजराइल ने उसको फ्लोट किया है, सऊदी अरेबिया के साथ लिया है, यूएई को साथ लिया है। हरमुज की खाड़ी ये है, देखिए, ठीक है ना। और ये था कि यूरोप से इजराइल होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, यूएई होते हुए मुंबई पहुंचेगा। तो ये प्लान था। ईरान को बाहर हो गया, बाहर एकदम बाहर कर दिया, और ईरान के साथ जो संबंध होने वाले थे वो खत्म करने का इरादा था जी। अब सवाल है, लेकिन इसमें भी हरमुज की खाड़ी है, हरमुज की खाड़ी है। सवाल तो ये है ना, हरमुज की खाड़ी है और उस पर आज की तारीख में ईरान का कब्जा है। तो सवाल ये है कि जियोपॉलिटिक्स मतलब
पॉलिटिक्स का जियोग्राफी जो है, अगर आप नहीं जानते तो आप राजनीति में सफल नहीं होंगे। आपको अगर लगता है कि इजराइल के ऊपर आधारित करके आप अपना राजनीति चला सकते हो, आपको लगता है कि इजराइल और सऊदी के साथ मिलके हम जो है यूएई को साथ लेते हैं, उसको लेके हम अपना संबंध यूरोप से कायम कर पाएंगे। तो ये जो इनका समझ था एक हिसाब से खोखला निकला जी, क्योंकि सही बात तो है क्रिटिकल हरबूज की खाड़ी, तो वो आपने सोचा ही नहीं जी। और अगर और भी थोड़ा इधर जाना चाहे तो और भी खतरे हैं। ओमान, गल्फ ऑफ ओमान जो है उसमें यमन बैठा हुआ है, हुतीस ने कहा है हमको वहाँ भी बंद कर देंगे। तो ये जो देखते हुए जिसको कहे ना कि जियो स्ट्रेटेजिक विजन कि राजनीति और उसके साथ जियो का मतलब जियोग्राफी समझे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिना जियोग्राफी, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नक्शे लाएं। और अंत में प्रबीर, यह सब तो है अपनी जगह, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट वॉर लड़ी जा रही है जिसमें ईरान ने अपनी जीत का सिक्का चमका दिया है, वह है ऑनलाइन एआई लीगो स्टाइल जो वीडियोस जारी किए हैं। और भी बहुत सारी दिक्कत है। हाँ, लीगो स्टाइल तो खास तौर से लोग लीगो स्टाइल ने तो जो पॉलिटिकल कमेंट्री और ईरान के पक्ष में माहौल बनाया, करोड़ों लोग देख रहे हैं, यूट्यूब ने बैन कर दिया इसके बावजूद भी। तो ये एक बहुत इनोवेटिव वॉरफेयर है क्योंकि परसेप्शन की भी लड़ाई है। देखिए ये जो फर्क है पर्शिया और अरब दुनिया में, वो तो है कि पर्शिया एक हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिप्लोमेसी सिखाया दुनिया को सबसे पहले। पर्शिया यूरोप को सिखाया, हम की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीस की लड़ाई हुई पर्शिया से, बहुत पुरानी बात है। अलेक्जेंडर ने जीता था, पर और जितने लड़ाइयाँ हुई है पर्शिया जीते यूरोप से। तो पर्शिया की एक बहुत पुरानी इतिहास है, हमारे साथ भी। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर फारसी मुग़लों की सब थी, आए तो थे मुग़ल्स और कहीं से, पर जो राष्ट्रीय भाषा एक हिसाब से उस वक्त था मुग़ल साम्राज्य का फारसी था। खास तौर से कोर्ट्स में आज भी फारसी शब्द चलते हैं। तो ये जो अगर देखें पर्शियन इन्फ्लुएंस लगता है, हमें अंदाज़ा नहीं था, लगता है पूरे इलाके में है, हमारे मुल्क में भी है। इसीलिए पर्शिया को उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि वो मुसलमान मुल्क है, फलाना है। ये हमारा सिविलाइजेशनल इतिहास जो है उसका भी हिस्सा है। और वही वेस्ट एशिया में भी है जो देखने को आज मिल रहा है कि ईरान का एक क्या कहेंगे परछाया कह सकते, शैडो पूरे मुल्कों में है और एशिया में ख़ास तौर से हमारे सिर्फ यहाँ नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँचता है। तो ये जो चीज़ें हैं लोग भूल जाते हैं और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इनकी लेगो स्टाइल वीडियो एक तो है कि छोटा है, हमारा आजकल सोशल मीडिया वो पॉलिटिकल पंच सोशल मीडिया होने के नाते हमारा अटेंशन स्पैन भी थोड़ा कम हो गया है। तो जल्दी कोई समझा दे हमें तो हमें अच्छा लगता है, पर क्रिएटिविटी जो है वो सृजनशीलता जो है वो देखने को बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि ये वॉर कम से कम ईरान जीत लिया है और इतना दुनिया भर में उसके पक्ष में जो लोग हैं उसमें ये वीडियोस का बहुत अहम है, क्योंकि उसने माइन्यूट डिटेल और ट्रंप का जो मजाक उड़ा है प्रबीर, मुझे लगता है कि अमेरिका के वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके हर स्टेटमेंट की इतनी ज़बरदस्त भद्द पिटी है। मतलब अपना खुद ही उनको क्रेडिट जाता है इस तरह के कमेंट्स करने। मैं यही कहने वाला था, सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर धज्जियाँ उड़ाने का किसी की प्राप्त मिलता है तो मिलना है तो ट्रंप साहब खुद की, उन्होंने अपने धज्जियाँ इतनी अच्छी तरह उड़ाया है, उसके लिए तो ईरान का आधा काम तो उन्हीं ने कर दिया। चलिए, तो ये वीडियोस दर्शक देख रहे हैं, अच्छा है लोग और भी देखें और पता चले कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिविटी, एआई वीडियोस कैसे एक ये भी वॉरफेयर हो सकता है। ये हमने शायद पहले कभी सोचा नहीं था कि किसी युद्ध में इनका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। पर ये तो राजनीतिक वार में हमेशा चलता है, वार विद इन कोर्ट्स तो वो तो हर राजनीतिक पार्टी करती रहती है। तो इसके तो कोई दो राय नहीं है कि मास मीडिया का जो प्रभाव है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभाव उस वक्त पड़ रहा है सोशल मीडिया की। पहले मैं जो कहता था कि पहले अखबार
की हेडलाइंस खबर हुआ करता था सुबह, इसके बाद रात के टेलीविज़न का हेडलाइन खबर होता है। आज जो है सोशल मीडिया जो है लीड करता है न्यूज़ साइकिल को, वही इसका भी इस दिखाई दे वीडियोस रहा का है। भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर।